हेलो फ्रेंड्स, इन्फोनेट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये जो वीडियो है इसमें आज हम जानने वाले हैं अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि जिन्हें हम कैग कहते हैं। ओके, उनसे रिलेटेड जो भी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि उनका अपॉइंटमेंट, उनका टर्म्स, ड्यूटीज, पावर्स, ये सारी बातें आज हम जानने वाले हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत यूजफुल होने वाला है आप सभी के लिए। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले कैग के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, उनका क्या पोजीशन है, वो सारी बातें जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which is article number 148 provides for an independent office of the comptroller and auditor general of India, that is CAG। ओके, तो हमारे भारतीय संविधान में इनकी जो पोजीशन है, इनके जो ऑफिस है, उसके बारे में मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 148 में। कैसे मेंशन किया है, क्या स्टेटस है इनका? इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑफिस। ओके, वो हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं कैसे इंडिपेंडेंट है, वो सारी बातें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ही इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के ये हेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट, ही इज द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं जिसमें दिया रहेगा कि गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स किसे कहते हैं, और उस हिसाब से ऑप्शंस दिया रहेंगे। ओके, तो ये याद रखना। एंड कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एट बोथ लेवल्स, दैट इज सेंटर एंड द स्टेट। तो पूरा कंट्री के जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसे कंट्रोल करते हैं कैग हमारे। ओके, बोथ एट द सेंटर में भी और स्टेट लेवल में भी। नेक्स्ट पॉइंट, ही इज वन ऑफ द बल्कवर्क्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ही इज ऑल्सो नोन एज द वन ऑफ द बल्कवर्क्स। हम बल्कवर्क्स मीनिंग वॉचडॉग, ओके, जो कि गार्डियन के हिसाब से काम करते हैं हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, कैसे, देखिए, इनके अलावा जो हमारे दूसरे बल्कवर्क्स हैं, जैसे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, ओके, फिर हो गया आपका यूपीएससी, और हम बोल सकते हैं इलेक्शन कमीशन। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं, इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, उसके ऊपर ध्यान देता है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन प्रोसेस के लिए एक वॉचडॉग के हिसाब से काम करता है। फिर हमारे यूपीएससी फॉर द रिक्रूटमेंट और मेरिट सिस्टम के लिए, ओके, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स के लिए एक वॉचडॉग के हिसाब से काम करता है। सिमिलरली कैग जो है हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ओके, अकाउंट्स डिपार्टमेंट और ऑडिट डिपार्टमेंट के ऊपर बेसिकली एक बल्क वर्क का काम करता है। ओके, ये याद रखिए, 4 बल्क वर्क है हमारे इंडियन गवर्नमेंट में। ओके, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, यानी कि प्रेसिडेंट इन्हें खुद अपॉइंट करते हैं। उनके जो हैंड बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील का मतलब होता है कि वो खुद सिग्नेचर करके, उनका साइन देके वो जो वारंट इशू करते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर खुद साइन करते हैं। ओके, सो बेसिकली एक आइडिया हो गया हमारा कैग के बारे में। आगे बढ़ते हैं, उनके ओथ से रिलेटेड प्रोविजंस, प्रावधान क्या क्या सारे हैं, वो सारी बातें देखते हैं। उनके ओथ जो कि एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, राष्ट्रपति के द्वारा उनका जो शपथ लिया जाता है। ओके, बिफोर कंटिन्यूइंग हिज ऑफिस ही हैज टू टेक एन ओथ, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, उनके जो ओथ है उसमें वो क्या सारे प्रोविजंस, कौन सी बातें पर वो शपथ लेंगे? टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान के प्रति ट्रू फेथ दिखाएंगे। ओके, टू अपहोल्ड सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय जो संप्रभुता है और अखंडता है उसको बजाय रखेंगे, बरकरार रखेंगे। टू ड्यूली एंड फेथफुली एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, नॉलेज एंड जजमेंट डिस्चार्ज हिज ड्यूटी विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल, यानी कि फेथफुली, पूरी ईमानदारी से, पूरे नॉलेज से, पूरे जजमेंट के साथ वो अपना काम करेंगे। ओके, और किसी को फेवर नहीं करेंगे या फिर किसी के किसी के बारे में बुरा नहीं करेंगे। ओके, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज, और कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करेंगे। ये सारी बातें जो है इनके ओथ में लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं टर्म। इनके टर्म के बारे में कुछ प्रोविजंस, कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं फ्रेंड्स। सो ही होल्ड्स ऑफिस फॉर पीरियड ऑफ 6 years। ये याद रखना फ्रेंड्स। अक्सर क्या होता है कि कोई भी ऑफिस जितने भी हम देखते हैं ज़्यादातर वो 5 years होता है टर्म, लेकिन कैग के ऑफिस का जो टर्म यानी कि टेन्योर होता है वो 6 years के लिए होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और अप टू द एज ऑफ 65 years, विच एवर इज अर्लियर, है ना, जो भी पहले होगा उसके हिसाब से। अगर 6 साल पूरे होने से पहले वो कैग को
65 ईयर्स हो जाता है तो उन्हें ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ओके, जो भी अर्लियर होगा, जैसे कि 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज। ही कैन रिजाइन एनी टाइम फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग टू द रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। वो रिजाइन देके भी अपना ऑफिस छोड़ सकते हैं। रेजिग्नेशन लेटर किसे देंगे? वो प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे। ही कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड ऑन द सेम ग्राउंड्स एंड इन द सेम मैनर एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। इन्हें जो रिमूव करने की प्रोसेस होता है वो इतना आसान नहीं होता। ओके, कैसा प्रोसेस होता है? जैसे कि हम एक सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे निकालेंगे, उसी तरह, उसी मैनर में और उसी ग्राउंड्स के बेसिस पर ही हम कैग को भी रिमूव कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, ही कैन बी रिमूव्ड ऑन अ बेसिस ऑफ अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस विद स्पेशल मेजोरिटी। तो इन्हें रिमूव करने के लिए दोनों हाउस से जो रिजोल्यूशन पास होगा वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, तभी ये निकाले जा सकते हैं। और ग्राउंड्स क्या क्या हैं? ही कैन बी रिमूव्ड आइदर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर कुछ मिसबिहेवियर करते हैं या फिर कोई इनकैपेसिटी दिखाई जाती है, जैसे कि वो कैपेबल नहीं है अगर ये पोस्ट को होल्ड करने के लिए, ओनली इन दैट केस इन्हें रिमूव किया जा सकता है बाय पासिंग ए रिजोल्यूशन विद स्पेशल मेजोरिटी फ्रॉम बोथ द हाउस। ओके, तो इन्हें रिमूव करना इतना आसान होता नहीं है। अगर किसी भी गवर्नमेंट के पास दोनों हाउसेस में बहुत ज़्यादा मेजोरिटी है, देन ओनली इन दैट केस ये पॉसिबल हो सकता है। ओके, अदरवाइज कैग को रिमूव करना इतना आसान होता नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। इंडिपेंडेंस, उनके कुछ इंडिपेंडेंस पावर है, यानी कि उनके ऑफिस, उनके जो पोजीशन को यूनिक रखने के लिए, ओके, प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ उन्हें पावर्स, कुछ इंडिपेंडेंस से दिया गया है। उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट जो है, ही इज प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जैसे कि हमने देखा उनका टेन्योर फिक्स्ड रहता है, दैट इज 6 years. Okay, he is provided with the security of tenure. He can be removed only in accordance with the procedure mentioned in the constitution. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर मेंशन किया गया है, उसी बेसिस पे, उसी प्रोसेस पे, उसी मेथड पे ही उन्हें रिमूव किया जा सकता है। Thus, he does not hold office till the pleasure of the president. जैसे कि हमने अटॉर्नी जनरल के केसेस में देखा, ओके, और जो कि प्राइम मिनिस्टर के केस में देखा, ऑल दोज पोस्ट, ऑल दोज ऑफिसेस, वो सब क्या हो सकते हैं? दे कैन होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बट दिस इज नॉट द केस इन केस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ओके, यानी कि जब प्रेसिडेंट चाहे उन्हें रिमूव नहीं कर सकते उनके हिसाब से। ओके, ऑल द प्रोसेस इज टू बी कंप्लीटेड। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस आइदर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। उन्हें कैग के पोस्ट छोड़ने के बाद, जब भी वो कैग के पोजीशन पे हैं और उनका टेन्योर खत्म होने के बाद, फर्दर उन्हें कोई भी ऑफिस, एनी ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस हो या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस हो, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द ऑफिस। ओके, उन्हें नहीं मिल सकती कोई भी पोजीशन। ऐसा क्यों किया गया है फ्रेंड्स? ताकि जब भी कैग अपने पावर में हो तभी उस टाइम पे किसी को फेवर ना करें। ओके, उन्हें कोई फ्यूचर का ग्रीड ना हो कि मुझे फ्यूचर में ये पोजीशन मिलने वाला है या फिर ये ऑफिस मिलने वाला है, इसलिए मैं गवर्नमेंट को थोड़ा फेवर कर देता हूँ, ऐसा कोई चीज़ ना हो, इसलिए ये जो प्रोविजन है ये इंक्लूड किया गया है। ओके, सो दैट ही शुड नॉट फेवर द गवर्नमेंट, ओके, ड्यूरिंग हिज ही इज इन पावर। ओके, नेक्स्ट, हिज सैलरी एंड अदर सर्विस कंडीशंस आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। इनके सैलरीज और जो सारे कंडीशंस होते हैं उनके सर्विस से रिलेटेड, वो सारी बातें अपना पार्लियामेंट डिसाइड करता है। एंड हिज सैलरी इज सेम एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो सैलरी होता है, जो कि करेंटली आप बोल सकते हैं 2,50,000 है, वही सैलरी ये रिसीव करते हैं। ओके, और जो हमारे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है उसमें इनका पोजीशन 9th पोजीशन पे आता है along with the judges of the Supreme Court, ये याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट, neither his salary nor his rights can be altered। इनका जो सैलरी और इनके जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, ये सारी चीज़ें कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। उनके अपॉइंटमेंट के बाद अगर गवर्नमेंट चाहे कि ये अगर उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं या फिर उनके ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको फेवर नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट उन्हें उनकी सैलरी कम भी कर सकती है, जो कि पॉसिबल नहीं है कैग के केस में। ओके, वो जो राइट्स है उन्हें दिया गया, यानी कि इनके अपॉइंटमेंट के बाद इनका सैलरी और राइट्स कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट, द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन सर्विंग इन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ कैग आर प्रेस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद कैग। तो बाकी सारे जो पर्सन होंगे जो कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करेंगे और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होगा उनसे रिलेटेड, वो सारी प्रेसिडेंट प्रेस्क्राइब करेंगे, प्रेसिडेंट देंगे,
किसको, कैग को कंसल्ट करने के बाद। ओके, हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल उन्हें कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट ये सारी चीजें प्रेस्क्राइब करेंगे। द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ कैग इंक्लूडिंग ऑल सैलरीज एंड अलाउंसेस, जो भी सारी सैलरीज एंड अलाउंसेस होंगे, एंड इवन पेंशंस आर चार्ज अपॉन बाय द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इन्हें दिया जाता है जो भी सैलरीज और अलाउंसेस होता है। ओके, देयरफॉर दिस इज नॉट सब्जेक्टेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट के वोट के ऊपर सब्जेक्टेड नहीं है, यानी कि उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं फ्रेंड्स उनके ड्यूटीज के बारे में, जो कि आर्टिकल नंबर 149 में मेंशन। तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं वो कौन से सारे ड्यूटीज करेंगे, कौन से सारे काम करेंगे, ये उन्हें प्रेस्क्राइब करेंगे हमारे जो पार्लियामेंट के हिसाब से। पार्लियामेंट के पास पावर है एज पर द आर्टिकल 149, दे कैन ऑथराइज द कैग टू in relation to any offices or any accounts of the union or the states or any authority। okay, जो भी authority हो, स्टेट गवर्नमेंट हो और यूनियन गवर्नमेंट के, कौन से अकाउंट्स के ऊपर क्या प्रोसेसिंग करना है, क्या काम करना है, ये सारी बातें आर्टिकल 149 के हिसाब से वो करेंगे। ओके, जो उन्हें पार्लियामेंट प्रेस्क्राइब करेंगे। ओके, तो देखते हैं फ्रेंड्स, चलिए एक एक करके। ही ऑडिट्स द अकाउंट्स रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट। ओके, तो हमारे जो कैग है वो क्या करते हैं, ही ऑडिट्स, वो ऑडिट करते हैं सारे अकाउंट्स रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि सेंटर का, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट, स्टेट का भी, और उसी के साथ साथ क्या होता है फ्रेंड्स, जो यूनियन टेरिटरीज जिसके असेंबली हैं, जैसे कि हमारे दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, तो ये सारे यूनियन टेरिटरीज के भी कंसोलिडेटेड फंड को वो ऑडिट करेंगे। ओके, ही ऑडिट्स ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये दो फंड के भी सारे एक्सपेंडिचर्स वो ऑडिट करेंगे, चेक करेंगे, एज वेल एज दैट ऑफ स्टेट्स। तो सेंट्रल लेवल में भी और स्टेट लेवल में भी ये करेंगे वो सब दो काम। ओके, ही ऑडिट्स ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स एंड अदर सब्सिडियरी अकाउंट्स केप्ट बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी सारे अकाउंट्स होंगे, जैसे कि ट्रेडिंग्स, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उनके प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उनके बैलेंस शीट्स के बारे में, या फिर कोई अदर सब्सिडियरी उससे रिलेटेड अकाउंट्स होंगे, तो वो सारी चीजें ऑडिट करने का काम ना कैग का होता है। ओके, नेक्स्ट, ही ऑडिट्स and the receipts and expenditures of the center and its states to satisfy himself that the rules and procedures are designed to secure an effective check on the assessment, collection and proper allocation of revenue। देखिए ये क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं कौन सी चीजें, सारी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर, जो भी गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू रिसीव करता है मनी और खर्च करते हैं कोई भी इम्प्लीमेंटेशन, कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी चीज में, तो सारे रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर को वो ऑडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद सेटिस्फाई हो जाए, बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट के करते हैं। ओके, ताकि टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द रूल्स एंड प्रोसीजर्स आर डिजाइन्ड टू सिक्योर एन इफेक्टिव चेक ऑन, तो ताकि जो चेक बरकरार रह सके, मैंने यानी कि जिस पर्पज के लिए वो पर्टिकुलर फंड अलॉट किया गया है उस पर्पज के लिए वो हो रहा है कि नहीं, वो चेक करते हैं। ओके, तो जो पार्लियामेंट के यानी कि जो अकाउंट से विड्रॉ किया गया है मनी, वो पर्टिकुलर जो काम हुआ है कि नहीं उसके बारे में एक चेक, वो एक एनालिसिस मिल जाएगा उन्हें, इसके लिए वो चेक करते हैं, ऑडिट करते हैं। ही ऑडिट्स ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सारे ट्रांजेक्शन ऑडिट करेंगे, रिलेटेड टू डेब्ट्स हो गया, डिपॉजिट, सिंकिंग फंड्स, एडवांस, सस्पेंस अकाउंट्स, रेमिटेंस बिजनेस, तो सारे जितने भी फाइनेंस रिलेटेड जो भी सारे मीन्स अकाउंट्स हैं वो सारे ऑडिट करते हैं ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के। ही ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ एनी अदर अथॉरिटी, कोई दूसरा अथॉरिटी के अकाउंट्स भी ये ऑडिट कर सकते हैं व्हेनेवर रिक्वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर। प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट करेंगे सेंटर के केस में और गवर्नर रिक्वेस्ट करेंगे इन केस ऑफ द स्टेट्स। ओके, अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर चाहें तो कैग से किसी और अथॉरिटी के अकाउंट्स को भी ऑडिट करवा सकते हैं। एग्जाम्पल, द ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज, कोई भी लोकल बॉडीज के अकाउंट्स ऑडिट करवा सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ उनके पावर्स के बारे में। He advises the president with regard to prescription of the form in which the accounts of the center and state shall be kept। तो सेंटर और स्टेट के जो अकाउंट्स होंगे, ओके, वो कैसे रखा जाएगा, कैसे अलॉट किया जाएगा फंड्स, उसके हिसाब से वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। ओके, ये जो प्रोविजन है ये आर्टिकल नंबर 151 में मेंशन है, ये है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की एक पावर। ओके, नेक्स्ट, ही सबमिट्स हिज ऑडिट रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द सेंटर टू द प्रेसिडेंट हु शैल इन टर्न प्लेस देम इन बोथ द हाउसेस। तो वो क्या करते हैं, वो अपना ऑडिट जो करेंगे सेंटर का जो भी रिपोर्ट, वो रिपोर्ट वो किसे देंगे,
प्रेसिडेंट को देंगे। ओके, सेंटर का जो भी ऑडिट रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट को देंगे और प्रेसिडेंट उसे प्रेजेंट करेंगे हाउसेस में, दोनों हाउस में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में। ये भी आर्टिकल 151 के हिसाब से होता है। नेक्स्ट, ही सबमिट्स हिज ऑडिट रिपोर्ट रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ स्टेट टू द गवर्नर। अगर स्टेट के अकाउंट्स का जो ऑडिट होता है वो गवर्नर को देते हैं। वो शैल प्लेस देम इन द स्टेट लेजिस्लेचर, और उसे लेके वो स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करेंगे। ओके ओके, सो जो भी सारे ऑडिट रिपोर्ट्स होंगे सेंटर के वो प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, और जो भी सारे ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स इट विल गो टू द गवर्नर, और गवर्नर और प्रेसिडेंट उन्हें उनके असेंबलीज में और पार्लियामेंट के पेश करेंगे। ही असर्टेन्स एंड सर्टिफाइज द नेट प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्स और ड्यूटी। नेट प्रोसीड्स के बारे में जो भी वो चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे और सर्टिफाई करेंगे ऑफ एनी टैक्स और ड्यूटी। ओके, ये जो प्रोविजन है आर्टिकल नंबर 279 में मेंशन है, और वो जो भी सर्टिफिकेट देंगे वो फाइनल होगा, और जो भी सर्टिफाई करेंगे, ओके, जो भी वो बोलेंगे वो फाइनल होगा। नेट प्रोसीड्स क्या होता है? नेट प्रोसीड जो भी प्रोसीड्स होता है टैक्स यानी या फिर कोई ड्यूटी के, उससे अगर हम जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन माइनस कर दें तो वो नेट प्रोसीड्स कहा जाता है। ओके, वो सारी बातें, वो सारी रिपोर्ट वो देते हैं सेंटर को, और उनका जो रिपोर्ट होता है, उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो फाइनल होता है। नेक्स्ट, ही एक्ट्स एज ए गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर टू द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो हमारा जो कमिटी होता है पब्लिक अकाउंट कमिटी पार्लियामेंट के, उनके लिए ये एक गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर, इनसे कंसल्ट करके वो सारी बातें करते हैं, जो भी उनके प्रोविजंस, जो भी उनका काम किया जाता है। ओके, सो ही एक्ट्स एज ए गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर टू देम। फाइनली ही कंपाइल्स एंड मेंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं उन्हें कंपाइल करते हैं और उन्हें मेंटेन करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के ये नहीं करते, क्योंकि ये पहले करते थे, लेकिन आफ्टर द 1976 अमेंडमेंट एक्ट जो किया गया है इससे रिलेटेड, उसके हिसाब से ये जो अकाउंट्स को सेपरेट कर दिया गया है, सेंट्रल अकाउंट्स को ऑडिट से सेपरेट कर दिया गया है, इसलिए वो सेंटर के जो अकाउंट्स के कंपाइलेशन और मेंटेनेंस नहीं करते। ओके, ही डज ओनली दिस फॉर द स्टेट्स। आगे देखते हैं द कैग। देखिए, ये जब भी जो ऑडिट करते हैं उसके बाद 3 रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को। द कैग सबमिट्स 3 ऑडिट रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट। 3 रिपोर्ट्स क्या क्या है? ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। ओके, पहला जो है ऑडिट रिपोर्ट्स ऑन एप्रोप्रिएशन, उसमें क्या रहता है? वो जो रिपोर्ट होता है इट कंपेयर्स द एक्चुअल एक्सपेंडिचर विद द एक्सपेंडिचर सैंक्शन बाय द पार्लियामेंट थ्रू एप्रोप्रिएशन एक्ट। उसमें जो होता है एक्चुअल कितना एक्सपेंडिचर हुआ है और कितना सैंक्शन किया गया था, उनके बीच में कंपैरिजन रहता है। ओके, दैट इज द रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। दूसरा जो होता है ऑडिट रिपोर्ट्स ऑन फाइनेंस अकाउंट। फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड जो ऑडिट रिपोर्ट होता है उसमें क्या होता है? बेसिकली इट शोज एनुअल रिसिप्ट्स एंड डिसबर्समेंट, जो भी रिसीव किया गया है और डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी कि डिफरेंट सेक्टर में खर्च किया गया है, वो सारी रिपोर्ट रहता है यूनियन गवर्नमेंट के। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी सारे रिसिप्ट्स और डिसबर्समेंट होता है वो रहता है फाइनेंस अकाउंट में। और तीसरा जो रिपोर्ट होता है वो होता है ऑडिट रिपोर्ट्स ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। PSUs जो होता है पब्लिक अंडरटेकिंग्स होता है, उनसे रिलेटेड रिपोर्ट्स। ओके, नेक्स्ट, ये जो सारे रिपोर्ट जब भी मिलते हैं, ये सब रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट को मिलते हैं, और द प्रेसिडेंट लेज दिस रिपोर्ट बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और प्रेसिडेंट उन्हें पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर दिस द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एग्जामिन्स देम एंड रिपोर्ट्स इट्स फाइंडिंग टू द पार्लियामेंट। इसके बाद जो होता है पब्लिक अकाउंट्स कमिटी उन्हें एग्जामिन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, चेक करते हैं और अपना रिपोर्ट उस हिसाब से पार्लियामेंट में रखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रोल ऑफ कैग। तो हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, इनका मेन रोल्स क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स हैं ओके हमारे इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम में। तो क्या है वो सब देखते हैं। द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव यानी कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द पार्लियामेंट इन द स्फीयर ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज सिक्योर्ड थ्रू द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग। ओके, जो हमारे अकाउंटेबिलिटी होते हैं यानी कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहते हैं, उनका वो अकाउंटेबल है, हमें पता है वो अकाउंटेबल है टू द पार्लियामेंट, लेकिन उनका जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से वो जो प्रोटेक्शन वो होता है थ्रू द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कैग। जो कैग ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हैं उसमें पता चल जाता है कितना अकाउंटेबल है, कितने खर्च हुए हैं, कितना कहाँ पे क्या किया गया है, ये सारी बातें वो दिखाता है वो रिपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट, द रोल ऑफ कैग इज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ द इंडिया एंड द लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है, बरकरार रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन रहना है, चालू करना है, ये काम होता है कैग का। द कैग इज एन एजेंट ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंडक्ट्स ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट, देयरफॉर ही इज रिस्पांसिबल ओनली टू द पार्लियामेंट। देखिए हमारे जो कैग हैं, ही इज एन एजेंट ऑफ द पार्लियामेंट।
ओके, पार्लियामेंट के एक एजेंट होता है और उनके हिसाब से सारे ऑडिट करते हैं एक्सपेंडिचर के बारे में ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट उन्हें इंसिस्ट करेंगे, जो भी अकाउंट्स को उन्हें ऑडिट करना है उसे ऑडिट करेंगे। देयरफॉर वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को, किसी और को वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी कि किसी और के लिए वो काम नहीं करते, ऐसे सोच सकते हैं हम। देयरफॉर ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ही इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ओके, उनका रिपोर्ट जो भी देंगे वो पार्लियामेंट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। द कैग हैज़ नो कंट्रोल ओवर द इशू ऑफ मनी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो मनी इशू करने के ऊपर वो जो राइट्स होता है वो पावर उनके पास नहीं है। ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर द इशू ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड एंड many departments are authorized to draw money issuing checks without specific authority from CAG। ओके, और एक बात क्या है कि कोई बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि बिना कैग के अथॉरिटी के, बिना कैग के परमिशन के मनी विड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग चेक्स। ओके, ये इंडिया में होता है। हालांकि ये जो प्रोविजन, ये ब्रिटेन के जो कैग है इनके ऊपर लागू नहीं होता। ब्रिटेन में क्या होता है कि इन दिस रेस्पेक्ट द कैग इन इंडिया इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द कैग ऑफ ब्रिटेन। देखिए, वेयर द एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, एग्जीक्यूटिव हेड्स होंगे, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट होंगे, दे कैन ड्रॉ मनी ओनली विद द अप्रूवल ऑफ कैग। उन्हें कोई भी मनी ड्रॉ करने से पहले कैग के अप्रूवल की ज़रूरत होती है, लेकिन ये इंडिया में नहीं होता। ओके, द अथॉरिटी और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एग्जीक्यूटिव दे डोंट नीड परमिशन और अथॉरिटी फ्रॉम द कैग फॉर विड्रॉइंग द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। ओके, ये याद रखना, ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, कैग एंड कॉर्पोरेशंस। कैग और डिफरेंट जो हमारे निगमों हैं उनसे क्या रिलेशन है। ओके, द रोल ऑफ कैग इन ऑडिटिंग ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज इज लिमिटेड। जो हमारे पब्लिक कॉर्पोरेशंस होते हैं, ओके, और गवर्नमेंट कंपनीज होते हैं, उस केस में हमारे कैग का रोल थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, हिज रोल इज नॉट मच इन दैट केस। हिज रिलेशन विद पब्लिक कॉर्पोरेशन फॉल इन द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उन फंक्शंस को देखते हैं। सम कॉर्पोरेशंस आर ऑडिटेड टोटली एंड डायरेक्टली बाय द कैग। कुछ ऐसे कॉर्पोरेशंस के अकाउंट्स होते हैं जो कि कंप्लीटली कैग ऑडिट करते हैं, जैसे कि आपका दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, एयरलाइंस, एयर इंडिया एयरलाइंस कॉर्पोरेशन, ये सारी जो अकाउंट्स होते हैं, इनसे रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं वो कंप्लीटली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ही करते हैं ऑडिट। ओके, नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी कौन सा है? सम अदर्स आर ऑडिटेड बाय प्राइवेट प्रोफेशनल्स। कुछ ऐसे कॉर्पोरेशंस के अकाउंट्स होते हैं जो कि प्राइवेट प्रोफेशनल्स ऑडिट करते हैं, हु आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिन्हें की सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं विद द कंसल्टेशन विद कैग। कैग से कंसल्ट करके कुछ प्राइवेट प्रोफेशनल्स को अपॉइंट किया जाता है जो कि ऑडिट करते हैं कुछ अदर कॉर्पोरेशन, जैसे कि आपका सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये सारी के जो अकाउंट्स, ये सारे के जो अकाउंट्स होते हैं वो प्राइवेट प्रोफेशनल्स करते हैं। सम अदर्स आर टोटली सब्जेक्टेड टू प्राइवेट ऑडिट। और कुछ ऐसे कॉर्पोरेशन, कुछ ऐसे कंपनीज होते हैं जो कि कंप्लीटली प्राइवेट ऑडिट होता है, यानी कि उसमें कैग का कोई भी रोल नहीं रहता, ये याद रखना। दे सबमिट देयर एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट। ये जो सारे कॉर्पोरेशन, ये जो सारे कंपनीज होते हैं, कॉर्पोरेशन होते हैं, इनके ऑडिट कोई प्राइवेट प्रोफेशनल्स करता है और वो डायरेक्टली पार्लियामेंट में सबमिट करता है रिपोर्ट। ओके, कैग का कोई भी रोल इसमें नहीं होता। ओके, जैसे कि आपका LIC, RBI, SBI हो गया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, ये सारी जो कॉर्पोरेशन हैं, कंपनीज हैं, इनसे रिलेटेड जो भी अकाउंट्स के ऑडिट होंगे वो प्राइवेट मेंबर्स ऑडिट करेंगे, ना कि कैग, और रिपोर्ट डायरेक्टली पार्लियामेंट में सबमिट होगा। ओके, तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हमारा आज का वीडियो होता है ख़त्म। ओके, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और कोई अगर क्वेरीज हो, कोई सजेशंस हो, देन प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फ्रेंड्स।